Assalamualaikum dear students and welcome to Programming Fundamental Lab. Till now we have discussed how to use functions and how to use loops. आज की इस लैब के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, डेट इज़ एरे. सो एरे क्या होती है, इसको समझने से पहले हम लोग एक बेसिक प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करेंगे और वो हमारे पास है ये. सबसे पहले मैंने अब होगा क्या, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेरेशन की. सेकंड स्टेटमेंट में मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया और उसी वेरिएबल को थर्ड स्टेटमेंट में मैंने दोबारा से इनिशियलाइज़ किया. सो जब मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बन गया. जब मैंने इसको इनिशियलाइज़ किया तो उस बॉक्स के अंदर स्टोर हो गया 20. जब मैंने x इज इक्वल टू 5 लिखा तो उसके अंदर जो कि पहले स्टोर था, अगर x के अंदर इक्वल है, x के अंदर पड़ा हुआ है 20. जब मैंने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया तो x की अब अपडेटेड वैल्यू हो चुकी है 5. सो अगर इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास डिस्प्ले होना चाहिए 5. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास हुआ क्या है, हम लोग देखते हैं. सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया, देन उसी वेरिएबल को दोबारा से इनिशियलाइज़ किया हम लोगों ने. अब हुआ क्या कि जब हम लोगों ने x के अंदर 20 स्टोर किया और देन x के अंदर 5 स्टोर किया तो x की पुरानी वैल्यू इरेज हो गई और नई वैल्यू x के अंदर स्टोर हो गई. इट मीन इंटीजर वेरिएबल एक टाइम में किसी एक वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकता है. अगर मैं 20 को स्टोर करना चाहता हूँ तो 20 लिखूँगा. अगर मैं किसी नई वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ तो पुरानी वैल्यू इरेज हो जाएगी और नई वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी. सो अगर मैं 20 फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं 20 स्टूडेंट्स का डाटा अपने प्रोग्राम के अंदर फीड करना चाहता हूँ, यानी कि 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स को मैं अपने प्रोग्राम के अंदर गेट करना चाहता हूँ ताकि मैं उनकी एवरेज निकाल सकूँ, उनके सम को निकाल सकूँ, इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूँ. सो एक तरीका ये है कि मैं 20 वेरिएबल बनाऊँ और हर वेरिएबल को यूज़र से वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाऊँ, यानी कि यूज़र से उसकी वैल्यू लूँ. एक तरीका आ गया मेरे पास ये. सेकंड तरीका ये है कि मैं एरे की मदद से वेरिएबल बनाऊं. सो एरे की मदद से वेरिएबल बनाना बहुत ज़्यादा आसान है. कैसे? एरे की मदद से वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे से यहाँ से करते हैं डिलीट. तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग लिखते हैं इंट, आगे वेरिएबल का नाम. इसी तरह से एरे बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं इंट और देन एरे का नाम आ गया, देन एरे का साइज़ के हम लोग इस एक्स एरे के अंदर जो कि एक वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल है जिसको हम लोग एरे बनाना चाहते हैं उसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं. फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं कहता हूँ 5 वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं. सो यहाँ पे हुआ क्या कि मेरे पास एक्स नाम की एक एरे बन गई जिसके अंदर कितनी वैल्यूज़ मैं स्टोर कर सकता हूँ 5. सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे. तो फू, अब मैंने वहाँ पे एरे का नाम रखा है एक्स, यहाँ पे एरे का नाम है फू. तो जब मैंने x इंट x इज इक्वल टू 5 लिखा तो इस तरह से मेमोरी के अंदर कंसेक्यूटिव 5 बॉक्सेस रिजर्व हो गए. जब आप मेमोरी में एक वेरिएबल बनाते हैं तो एक वेरिएबल की जगह मेमोरी में रिजर्व हो जाती है. इसी तरह से जब मैंने इंट x इज इक्वल टू x5 लिखा तो मेरे पास 5 वेरिएबल बन गए जो कि इस तरह से हैं 1 2 0 1 2 3 4. अब नॉर्मली हमारे पास काउंटिंग होती है 1 2 3 4. जब हम लोग एरे की बात करते हैं तो पहले बॉक्स को हम लोग कहते हैं 0 बॉक्स, सेकंड बॉक्स को बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4. यानी कि अगर एरे का साइज़ है 5 तो बॉक्सेस होंगे 0 से 4. एरे का साइज़ है 20 तो बॉक्सेस होंगे 0 to 19. इस तरह से हम लोग एरे को बनाते हैं. अब हर बॉक्स के अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है. क्योंकि मैंने x की टाइप रखी है इंटीजर तो ऐसे नहीं हो सकता कि पहले बॉक्स के अंदर मैं 2 स्टोर कर दूं और दूसरे के अंदर 2.5. क्यों? क्योंकि एरे इंटीजर है तो सारी वैल्यूज इंटीजर ही होनी चाहिए. सो सबसे पहले देखते हैं एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं. तो सबसे पहले जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग लिखते थे x इक्वल टू 5. तो x के अंदर 5 स्टोर हो जाता है. जब x इज इक्वल टू 20 लिखते हैं तो x के अंदर 20 स्टोर हो जाता है. अब हमने कहा कि x हमारे पास एक्चुअल में 5 बॉक्सेस हैं. सो पहले बॉक्स का नाम है x ऑफ 0, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट बॉक्स. इक्वल टू लिखा 20. सो हुआ क्या, इस बॉक्स के अंदर मेरे पास वैल्यू स्टोर हो गई
जीरो बॉक्स के अंदर मेरे पास वैल्यू स्टोर हो गई 20। सो जो ऊपर वैल्यूज लिखी हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, यानी कि 5 वेरिएबल किस तरह से बने हैं, x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3, x ऑफ 4, x ऑफ 5 नहीं। क्यों? बिकॉज 0 to 4 5 नंबर पूरे हो चुके हैं। सो इसको बोलते हैं इंडेक्स। अब इसी तरह से मैंने सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू, नहीं, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स, इंडेक्स आ गया 1। अब मैं ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 करके स्टोर करूँ, मैं कहता हूँ मैंने सबसे पहले 4 इंडेक्स के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। सो मैंने लिखा जी x ऑफ 4 इक्वल टू 30। सो हुआ क्या, इंडेक्स नंबर 0 के अंदर स्टोर हो चुका है 20 और इंडेक्स नंबर 4 पे स्टोर हो चुका है 30। अब जैसे मैं इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम है x ऑफ 0, ये वेरिएबल का नाम है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x ऑफ 0। देखते हैं x ऑफ 0 में क्या स्टोर है, 20। और अगर यही मैं प्रिंट करूँ x ऑफ 4 तो क्या प्रिंट होगा, 30, बिल्कुल सही। और अगर मैं यही करूँ x ऑफ 2, क्योंकि मैंने x ऑफ 2 के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं किया तो उसके अंदर हमारे पास गार्बेज वैल्यू स्टोर हो चुकी है। सो अगर हम लोग वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर ना करें तो वो इनिशियलाइज हो जाता है गार्बेज वैल्यू से। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, x ऑफ 0 के अंदर वैल्यू डाली, x ऑफ 1 के अंदर वैल्यू डाली, x ऑफ 2 के अंदर वैल्यू डाली, x ऑफ 3 के अंदर वैल्यू डाली मैंने, जो कि है मेरे पास 33। इस तरह से मेरे पास 0 बॉक्स, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, यानी कि x ऑफ 0 इज़ अ फर्स्ट वेरिएबल, x ऑफ 1 इज़ अ सेकंड वेरिएबल। इस तरह से अब मैं प्रिंट करता हूँ x ऑफ 2, तो प्रिंट होना चाहिए 22, बिल्कुल सही। ये था एक तरीका एरे को इनिशियलाइज करने का। अब मैं चाहता हूँ कि एरे को इस तरह से ना करूँ बल्कि कोई अल्टरनेटिव वे ढूंढूँ। सो अल्टरनेटिव वे ये है कि आपने एरे का नाम लिखा, आगे इक्वल लिखें, इनिशियलाइज करने के लिए करली ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और यहाँ पे हम लोग अभी लिखना शुरू करेंगे वैल्यूज़ 20, कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ। फर्स्ट 0 इंडेक्स के ऊपर 20, सेकंड इंडेक्स पे 11, थर्ड इंडेक्स पे 22, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे आ गया 33, फोर्थ इंडेक्स पे आ गया 44। यानी कि ये बॉक्सेस थे, पहले बॉक्स के अंदर मैंने स्टोर कर दिया 20, सेकंड बॉक्स के अंदर स्टोर कर दिया जो कि बॉक्स नंबर 1 है, स्टोर कर दिया मैंने 11, बॉक्स नंबर 2 में स्टोर कर दिया 22, 3 में स्टोर कर दिया 33। अब रन करते हैं, x ऑफ 2 0 1 2 प्रिंट होना चाहिए 22, दैट्स इट। इस तरह से हम लोगों ने एरे को इनिशियलाइज करने के 2 तरीके देख लिए। अब जिस तरह से मैं एक वेरिएबल प्रिंट कर रहा हूँ इसी तरह से मैं लिख देता हूँ x ऑफ 0 कॉमा, और यहाँ पे एक और वेरिएबल डाल देते हैं मॉडुलस d, दरमियान में स्पेस डाल देते हैं, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। सो x ऑफ 0 के ऊपर पड़ा हुआ था 20 और x ऑफ 2 के ऊपर पड़ा हुआ था 22। इस तरह से हम लोगों ने एरे के वेरिएबल्स को प्रिंट करके देख लिया। सो फर्स्ट स्टेप क्या था, एरे को इनिशियलाइज, एरे को डिक्लेयर करना, इंट x ऑफ 5 या इंट फू और स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर लिखा 5, तो हमारे पास एरे डिक्लेयर हो गई। अब एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोगों ने एक तरीका देखा कि हम लोग करली ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए दरमियान में कामा डालते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ हो जाती हैं इनिशियलाइज। अगर मैं यहाँ से एक वैल्यू कर दूँ रिमूव, तो मैंने 0 1 2 3 को इनिशियलाइज किया, 4 को इनिशियलाइज नहीं किया। और अगर मैं यहाँ पे 4 को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, या 0 आएगा या गार्बेज वैल्यू आएगी। सो इस तरह से हम लोग एरे के सारे इंडेक्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, 1 बाई 1 भी, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि x ऑफ 4 की या x ऑफ 3 के ऊपर 0 1 2 3 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको चेंज करूँ। सो x ऑफ 3 इक्वल 25। अब क्या हुआ, इस इंडेक्स पे जहाँ पे 22 पड़ा हुआ था चेंज होके हो गया है 25। सो x ऑफ 3 को रन करके प्रिंट करते हैं। सो हमारे पास प्रिंट हो गया 25, दैट्स इट। फर्स्ट इंडेक्स, इंडेक्सिंग भी देख लिया हम लोगों ने। हम लोग ब्लैंक एरे भी क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस वन। जब हम लोग इस तरह से करते हैं तो हमारे पास एरे इनिशियलाइज हो जाती है 0 से। अगर मैं यहाँ से सारी वैल्यूज़ को कर दूँ रिमूव
तो मेरे पास एरे इनिशियलाइज हो चुकी है 0, यानी कि हर इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 0। अब फोर्थ इंडेक्स पे मैंने क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर की थी, इसको कर देता हूँ यहाँ से ख़त्म। सो अगर मैं करली ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ दूंगा तो मेरे पास एरे इनिशियलाइज होगी 0 से। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ भी ना हो, सेकंड इंडेक्स पे हो 22, थर्ड इंडेक्स पे हो 33। रन करते हैं 0 इंडेक्स के ऊपर और थर्ड इंडेक्स पे, तो मेरे पास आ चुका है एरर। एरर क्या है मेरे पास कि यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर करनी है। तो इट मीन कि मैं स्टार्टिंग वैल्यू को कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकता, तो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 0 पे पड़ा है 22 और थर्ड इंडेक्स पे पड़ा है 0, बिकॉज ये 0, 1 और सेकेंड इंडेक्स इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेसिंग वैल्यूज़ ऑफ द एरे। जब हम लोग इस तरह से किसी एक वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सेसिंग मेंबर ऑफ द एरे। कि मैं बॉक्स नंबर 3 को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, एक्स ऑफ 0 को एक्सेस करना चाहता हूँ कि उस लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है। सो डिक्लेरेशन भी हो गई, इनिशियलाइजेशन भी हो गई। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग सारे नंबर्स को ऐड करें। क्योंकि मैंने x बनाया है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ दोबारा से ऐड कर देते हैं। इसको हम लोग क्या देते हैं 5 + 1 2 3 4 5 या 0 1 2 3 4 वैल्यूज़ मैंने सेव कर दी। अब मैं चाहता हूँ इन सब वैल्यू को सम करूँ। सो सम करने के लिए मैं कुछ ऐसे लिखूँगा, तो बल्कि यहाँ से कर देते हैं डिलीट। पहला एलिमेंट है x ऑफ 0 प्लस सेकंड नंबर पड़ा हुआ है x ऑफ 1 के ऊपर प्लस थर्ड नंबर पड़ा है x ऑफ 2 के ऊपर। देन नेक्स्ट नंबर पड़ा है x ऑफ 3 के ऊपर और नेक्स्ट नंबर पड़ा है x ऑफ 3 + 1। ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो 3 + 1 एक्चुअल में 4 ही है, यहाँ पे 4 भी लिख सकता हूँ, 3 + 1 भी लिख सकता हूँ, या इसको 0 कह देता हूँ, इसको कह देता हूँ 0 + 1, इसको कह देता हूँ 0 + 2। यानी कि किसी भी तरह से मैं एरे को वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकता हूँ। और यहाँ पे लिखता हूँ इंट सम इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे एलिमेंट का अब होगा क्या, x ऑफ 0 5, x ऑफ 1 2, x ऑफ 2 3, x ऑफ 3 4 और x ऑफ 4 6। ये सारे एलिमेंट यानी कि 5 + 2 + 3 + 4 + 6 ऐड होंगे और सम के अंदर सेव हो जाएंगे। यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं सम को, सम इक्वल टू, चलिए इसको सी से पहले यहीं से कर लेते हैं, सम इक्वल टू सम। फाइल को किया सेव, इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे मेरे पास सम प्रिंट हो चुका है 20। 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 6 20। सो बहुत आसान हो गया ये काम। अब हम लोग इसको करते हैं C++ से। तो उसके लिए हमारे पास पहली लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड conio.h और सेकंड लाइब्रेरी हैश इंक्लूड IOStream इनपुट आउटपुट स्ट्रीम .h। इस लाइब्रेरी के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एरे इनिशियलाइज ऐसे ही होती है, बाकी सारा काम ऐसे ही है। सिर्फ मेरे पास इस स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे हम लोग cout आउटपुट साइन। सबसे पहले प्रिंट करना है sum, फिर क्या प्रिंट करना है इक्वल, फिर क्या प्रिंट करना है वैल्यू। सो दोबारा से हम लोग लिखेंगे सेमीकोलन। सो मेरे पास नो सच डायरेक्टरी, ओहो ये लें भाई STREAM, कह रहा है ये डायरेक्टरी मौजूद ही नहीं है। हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट .h, यहाँ से हम लोग एक बार देख लेते हैं सी की डायरेक्टरी C++। अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी, हम लोग उसके बाद लिखते हैं यूजिंग नेमस्पेस std iostream.h नो डायरेक्टरी IOSTREAM हैश इंक्लूड IOStream। फाइल को करते हैं सेव, स्टिल नो डायरेक्टरी, लेट्स फाइंड आउट।
हम लोग किसी भी एक प्रोग्राम को निकाल लेते हैं और वहाँ से देख लेते हैं कि हम लोगों ने डायरेक्टरी में क्या गड़बड़ की है। तो इस लाइब्रेरी को यहाँ से पहले कर देते हैं ख़त्म, फाइल को करते हैं सेव, एग्जीक्यूट। सॉरी, हम लोगों ने मिस्टेक ये की है कि फ़ाइल को सी सेव किया है, तो सबसे पहले हमें फ़ाइल की डायरेक्ट टाइप चेंज करनी पड़ेगी, सेव एज array.c++। अभी भी सेव नहीं हुई, अच्छा, सेव एज cpp। अब हमारे पास सेव हो चुकी है C++ की, इसको करते हैं रन और यहाँ पे प्रिंट हो चुका है 20। वही चीज़, इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन सारा कुछ सेम, सिर्फ सी आउट और सी इन की कमांड का डिफरेंस था हमारे पास। सो हम लोगों ने सबसे पहले एरे को कर लिया इनिशियलाइज, फिर हम लोगों ने उसके अंदर बाकी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने थे ऑपरेशन परफॉर्म किए। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वे, और थर्ड वे हमारे पास क्या है, इनिशियलाइजेशन करने के लिए मैं यूज़ करूँगा लूप को। मैं चाहता हूँ कि वैल्यू खुद से ना लूँ बल्कि यूज़र से लूँ। सो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा सी इन। अब अगर यूज़र से लेनी है तो मुझे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। मैं इसको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। सी इन के लिए ये ऑपरेटर यूज़ होता है, एक्स ऑफ 0 जैसे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए लिखते हैं वैसे ही ऐसे सेमीकोलन सी इन एक्स ऑफ 1। इसी तरह से फिर दोबारा से इनपुट का ऑपरेटर एक्स ऑफ 2 सेमीकोलन। 3 इनपुट ले ली मैंने, यहीं पे दोबारा से ले लेते हैं जी इनपुट का ऑपरेटर एक्स ऑफ 3, इनपुट ऑपरेटर एक्स ऑफ 4 सेमीकोलन, बाकी सारा ऑपरेशन सेम। ओहो, चलें जी कोई बात नहीं, फाइल को करते हैं सेव, एग्जीक्यूट। लें जी, एरर आ चुका है, सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड। ओहो, कोई बात नहीं, हम इस लाइन को यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, यानी पे इनपुट लेने के बाद हम लोग सम करेंगे। अगर यहाँ पे सम कर दूंगा तो सम के अंदर 0 पड़ा होगा, और यहाँ पे सम करूँगा तो क्योंकि पहले इनपुट ली है फिर सम कर रहा हूँ तो सम के अंदर प्रॉपर वैल्यू होगी। सो फर्स्ट वैल्यू एंटर करते हैं 1। अगर 5 वैल्यूज़ हैं तो ये लेट्स सपोज 2, सेकेंड वैल्यू 3, 4, 1, 2। The sum is 12. 2 plus 3 is 5, 5 plus 4 is 9, 9 plus 1 is 10, 10 plus 2 is 12। अगर ये मैंने एवरेज प्रिंट करवाना है तो हम लोग int average is equal to sum divided by 5, that's it। और यहाँ पे सम डिस्प्ले हुआ, देन उसके बाद हम लोगों ने दोबारा से आउटपुट ऑपरेटर यूज़ किया और यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया /t, और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया एवरेज इक्वल avg, वेरिएबल का नाम। फाइल को किया रन, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सम इज 15 एंड एवरेज इज 3। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 is 10, 10 + 5 is 15, 15 divided by 5, 5 3 is 15, that's it। फर्दर मूव करते हैं हम लोग कि फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हम लोग एरे को इनिशियलाइज करवाने के मल्टीपल वेज देख चुके हैं, अब हम लोग यही काम करेंगे। बजाय ये कि x of 1, x of 2, x of 3, अगर यही मैं 5 के बजाय इसका साइज़ कर दूं 50, देन व्हाट विल हैपन, मुझे 50 बार इनपुट की कमांड लिखनी पड़ेगी जो कि बहुत हेक्टिक और तंग करने वाला ऑपरेशन है। सो उस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, खैर हम मिलके करते हैं कैसे, बाकी सारा कुछ कमेंट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग, अगर मैं लूप शुरू करूं, फॉर एग्जांपल लूप शुरू करते हैं फॉर इंट। अब क्योंकि एरे मेरे पास 0 से शुरू होती है तो मैं लूप को लिखता हूं i = 0 सेमीकोलन, i is less than 50, इक्वल नहीं आएगा, चलिए इक्वल भी डाल देते हैं आपके कहने पे, लें जी = 50 सेमीकोलन i++
और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सी आउट आई तो क्या होगा मेरे पास। और यहाँ पे अच्छा न्यू लाइन के लिए हमारे पास यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, उसके लिए हम लोग लिखते हैं एंड लाइन। सो ऑटोमेटिकली वो न्यू लाइन में चला जाएगा, स्लैश एन भी है और ये तरीका भी है। रन करते हैं जी। ओहो ये क्या कमाल हो गया। ये कमाल ये हुआ कि क्योंकि हमारे पास आई की वैल्यू 0 से शुरू हो रही थी, 0 1 2 3 4 करते 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 50 प्रिंट हो चुका है। सो अगर मैं इस वैल्यू को इंडेक्स के तौर पे यूज़ करूं, क्यों, अगर मैं यहाँ पे देखें x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3, अगर इस 0 की जगह मैं i को लिख दूं तो जो पहली बार लूप चलेगा तो i की वैल्यू होगी 0, c इन x ऑफ i। यानी कि अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसे कर दूं c इन x ऑफ i तो पहली बार जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू होगी 0। इसका मतलब है मैं जो भी वैल्यू सी इन की कमांड में इंटर करूंगा इनडायरेक्टली वो आई ऑफ 0 के अंदर स्टोर होगी। फिर लूप चलेगा आई की वैल्यू होगी 1, फिर लूप चलेगा आई की वैल्यू होगी 2। इस तरह से इसके साइज को करते हैं रिड्यूस 10 और यहाँ पे करते हैं 1 to 10। फाइल को करते हैं सेव और अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है। इनपुट का वेट कर रहा है, मैंने इंटर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 हो गया, मगर आउटपुट कुछ भी नहीं हुआ। सो आउटपुट करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से इस लूप को करते हैं कॉपी। अब जैसे हम लोगों ने इनपुट के लिए लूप यूज़ किया वैसे ही हम लोग इनपुट के बजाय आउटपुट के लिए लूप यूज़ करेंगे x ऑफ i और फिर आगे प्रिंट होना चाहिए /t फॉर टैब स्पेस। रन करते हैं, वैल्यू इंटर करते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 से 9, इसका मतलब है 0 से 8 तक 8 इंडेक्स। अगर मैंने 9 वैल्यूज़ इंटर की हैं तो मेरे पास एक वैल्यू की गुंजाइश है, उसको मैं इंटर करता हूँ सपोज 10। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने लूप चलाया है 11 टाइम, 0 से 10 11 है, सो मैं एक और वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे 11। जब प्रिंट हुआ है तो चेक करें क्या हुआ है। जो 11th वाली वैल्यू थी वो कहीं भी स्टोर नहीं हुई, बिकॉज x ऑफ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ जब लूप आखिरी बार चलेगा तो होगा x ऑफ 10। x ऑफ 10 के ऊपर तो एरे एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो मैंने जो भी वैल्यू दी वो हवा में शुरू हो गई। सो जब मैंने ये वाला काम किया तो x ऑफ 11 के ऊपर क्योंकि कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 जो आखिरी वाला 10 है ये गार्बेज वैल्यू आई। क्यों? क्योंकि इंडेक्स नंबर 10 के ऊपर तो पढ़ाई कुछ नहीं हुआ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गालिबन। तो मुझे यहाँ पे करना चाहिए था ये, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स हैं 0 से 9, सो प्रिंट भी मुझे करना चाहिए 0 से 9। अब मैंने इनपुट ले ली और मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस x ऑफ i। अब हुआ क्या, मैं जो भी वैल्यू इंटर करूँगा, फॉर एग्जांपल जब पहली बार लूप चलेगा तो होगा x ऑफ 0। इसका मतलब है x ऑफ 0 के ऊपर मैंने इनपुट की कमांड लगाई, जो मैंने इंटर की वैल्यू वो अभी x ऑफ 0 के अंदर पड़ी हुई है, उस वैल्यू को सम के अंदर मैंने कर दिया ऐड। सो वो वैल्यू सम के अंदर स्टोर हो गई। लूप दोबारा से चला, i की वैल्यू हो चुकी है 2 और जब 2 हुई तो मैंने दोबारा से ये वैल्यू की। यानी कि अगर मैं कुछ इसको देखूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से हो रहा है। जब पहली बार लूप चलेगा तो मेरे पास x ऑफ 0 होगा, देन अगली बार लूप चलेगा तो x ऑफ 1 हो चुका होगा, फिर अगली बार लूप चलेगा तो x ऑफ 2 हो चुका होगा। इस तरह से मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ 1 बाई 1 x के अंदर ऐड अप होती जाएंगी सम के अंदर। और यहाँ पे सी आउट मैं वैल्यूज़ को करता हूँ क्योंकि वैल्यूज़ तो मेरे पास स्टोर हैं। सो मैं इस काम को यहाँ पर भी कर सकता हूँ और यहाँ पर भी, कि वैल्यू प्रिंट करने से पहले
वो क्या करे, सम करे। तो मैं इसको यहीं पे कर लूँ या यहाँ पे कर लूँ, इट्स ऑल अप टू यू। ये कर लिया सम और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया सी आउट सम। यहाँ पे लिख देते हैं /n, फाइल को करते हैं रन। लें जी, एवरेज वाज नॉट डिक्लेयर्ड। अच्छा चलें भाई, एवरेज भाई आपको करते हैं यहाँ से डिलीट। रन करते हैं अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 नंबर प्रिंट हुए, उनका सम प्रिंट हुआ। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सी आउट सम, यानी कि सम के साथ मैं यहाँ पे सी आउट लिख दूँ, तो होगा क्या, हर बार वैल्यू सम के अंदर जब ऐड होगी वो उसी टाइम प्रिंट हो जाएगी। यानी कि जो भी वैल्यू सम के अंदर ऐड होगी वो प्रिंट होगी। ये है रनिंग सम। कैसे, मैंने सबसे पहले वैल्यू एंटर की 2 या 2 और सम के अंदर पड़ा है 0, 0 + 2 इज 2, सम के अंदर क्या आ गया 2, तो सी आउट होगा 2 प्रिंट हो गया। फिर मैंने इंटर किया 5 तो प्रिंट होगा 7। क्यों, पहले 2 इंटर किया, फिर मैंने 5 इंटर किया, फिर मैं इंटर कर रहा हूँ 8, तो वो साथ साथ क्या कर रहा है, उसको ऐड अप कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये ज़रा ये साथ साथ जो हो रहा है ये बहुत गड़बड़ है। सो मैं चाहता हूँ सम हमेशा न्यू लाइन में आए, तो मैंने इसके लिए लिख दिया एंड लाइन। सो हमेशा न्यू लाइन में सम प्रिंट होगा मेरे पास, और इसके बाद भी न्यू लाइन लिख देते हैं। क्या याद करेंगे आप, ये लें जी, आप खुश रहें। 1 प्रिंट हो गया, 2 सम प्रिंट हो गया, 3 सम प्रिंट हो गया, फिर सम प्रिंट हो गया, फिर सम प्रिंट हो गया। तो ये काम इस तरह से चलता रहेगा। सो इसको बोलते हैं रनिंग सम। अगर मैं रनिंग सम प्रिंट करना चाहूँ तब भी करवा सकता हूँ, एट द लास्ट करवाना चाहूँ तब भी करवा सकता हूँ। अगर कोई चीज़ मैं लूप के अंदर लिख दूंगा, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता ये क्या चाहता क्या है मुझसे, तो यहाँ पे हम लोग बताते हैं भाई हम लोग क्या चाहते हैं। स्टूडेंट मार्क्स, ओके। अब होगा क्या, स्टूडेंट मार्क्स 2, स्टूडेंट मार्क्स 3, स्टूडेंट के मार्क्स भी आ गए और सम भी आ गया, और क्योंकि सम मैंने किया ही नहीं है तो फिर सम तो 0 ही आएगा। सो इस तरह से हम लोग लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो उतने ही टाइम हमारे पास प्रिंट हो रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने लूप की एरे को डिक्लेयर किया, एरे को डायरेक्ट इनिशियलाइज किया, जो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू लिखी एरे के सिंगल एलिमेंट को। अब मैं चाहता हूँ कि एरे के ऑड इंडेक्स के ऊपर सिर्फ वैल्यू इंटर करूँ, इवन इंडेक्स 0 ही रहे। सो मैंने इसको शुरू किया 0 से और यहाँ पे कर दिया i + 2। अब क्या होगा 0, नेक्स्ट इंडेक्स 0 + 2, 2 फिर 2 + 2 4, इस तरह से। ओहो, तो यहाँ पर देखें पहले आया मेरे पास i ऑफ 0, इंडेक्स नंबर 0 पे मैंने डाला था 1, फिर इंडेक्स नंबर 2, फिर इंडेक्स नंबर 4, फिर इंडेक्स नंबर 6, फिर इंडेक्स नंबर 8। इस तरह से इवन इंडेक्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ, ऑड इंडेक्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ, सभी इंडेक्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग लूप। अगर यही काम करना होता हम लोगों ने वाइल लूप से, तो हम लोग लिखते हैं जी वाइल i इज़ <10। तो ये वाला काम करना है, और एंड में लूप के करेंगे i++। तो i को यहाँ पे इनिशलाइज भी करना पड़ेगा। फिर i इनिशलाइज हो चुका है, बाकी सारा काम सेम है। वाह ग्रेट, वाइल लूप से भी कर लिया, डू वाइल लूप से भी कर सकते हैं हम लोग यही काम। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के सेशन के अंदर देखा कि हम लोग एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ ऑड नंबर अगर मैं यहाँ पे कर दूं i + 2, यानी कि ऑड इंडेक्स के ऊपर मैं जो भी वैल्यू स्टोर की हैं सिर्फ वो प्रिंट हो, इवन इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट ना हो। सो अगर ऑड नंबर करना है तो उसको कर देते हैं 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11। सो मेरे पास क्या हुआ, सिर्फ ऑड इंडेक्स प्रिंट हुआ है।
पहला ऑड इंडेक्स था ये वाला, दूसरा ऑड इंडेक्स था ये वाला, तीसरा ऑड इंडेक्स था ये वाला, और इस तरह से मेरे पास ये बूम करके प्रिंट हो गया। सो ये था हमारे पास एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना है, एलिमेंट को डिक्लेयर कैसे करना है, एरे को इनिशियलाइज कैसे करना है। सो ये हमारे पास थी बेसिक वन डायमेंशनल एरे। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह से है कि आपके पास सिंगल रो के अंदर सारे एलिमेंट हैं। अब एरे के कुछ फीचर्स को डिस्कस करते हैं। आप जब भी एरे को डिक्लेयर करते हैं तो आप उससे अगर इंटीजर डिक्लेयर करेंगे तो सारी वैल्यूज़ उसके अंदर इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। यानी कि एरे हमेशा एक जैसे एलिमेंट को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम लोग चाहते हैं कि एरे को इनिशियलाइज़ करें तो हम लोग मल्टीपल वेज में इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। हम लोग चाहें कि एरे के एलिमेंट को एक्सेस करें तो हम लोग एरे के एलिमेंट को इंडिविजुअली भी एक्सेस कर सकते हैं, लूप के ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हैं, और डिफरेंट वे में हम लोग एरे को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कहा एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है। उसके बाद हम लोगों ने सारे एरे के एलिमेंट को सम किया। हम लोगों ने वो वाला काम भी करके देख लिया। हम लोगों ने एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करी, वो सारा कुछ कर लिया। अब एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं हम लोग। सबसे पहले एरे को इनिशियलाइज करते हैं। एरे का साइज़ मैं कर देता हूँ यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी कर देता हूँ 5। अब मैं चाहता हूँ कि मैं फाइंड करूँ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सो मैक्स इज़ इक्वल टू नथिंग, लूप चला दिया मैंने, वैल्यू ले ली। अब मैं चाहता हूँ अगर अभी क्योंकि मैक्सिमम के अंदर कुछ नहीं पड़ा, मैंने कहा इफ एरे का नाम है मेरे पास x ऑफ i। अगर x ऑफ i यानी कि जब लूप चलेगा तो पहली बार इसकी वैल्यू होगी 0 और इसको कर देते हैं 5, इसको कर देते हैं i प्लस प्लस। सो लूप चलेगा 0 1 2 3 4 5। अब पहली बार लूप चला तो आया x ऑफ 0। सो मैंने कहा अगर f ऑफ 0, इसको 0 कह देते हैं फॉर एग्जांपल। मैंने कहा अगर x ऑफ 0 की वैल्यू ग्रेटर है किससे, मैक्स से, तो होना क्या चाहिए, क्योंकि x ऑफ i बड़ा है और मैक्सिमम के अंदर जो वैल्यू बड़ी है वो छोटी है, तो मैं लिखता हूँ मैक्सिमम इज इक्वल टू x ऑफ i। सो अगर x ऑफ i की वैल्यू इस वेरिएबल से बड़ी होगी तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। सो पहली बार लूप चला तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दूँ कि इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 ऐसे ही है, और इंडेक्स नंबर 0 पे पड़ा हुआ है 2, यहाँ पे पड़ा है, इसको लेट्स सपोज इसको थोड़ा सा कर देते हैं 5। कहते हैं यहाँ पे पड़ा है हमारे पास 2, यहाँ पे पड़ा है 22, यहाँ पे पड़ा है 4 और यहाँ पे पड़ा है 4। अब होगा क्या, मैक्सिमम के अंदर पड़ा हुआ है 0। पहली बार लूप चला तो हमारे पास आया x ऑफ 0, x ऑफ 0 पे पड़ा है 5 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। तो x ऑफ i जो कि था 5 वो सेव हो गया मैक्सिमम के अंदर। मैक्सिमम की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 5। अब दोबारा से लूप चला, x ऑफ i अब था 1, इसका मतलब है अब हम लोग आ गए हैं x ऑफ 1 के ऊपर, उसमें पड़ा है 2 इज़ ग्रेटर देन 5, नो, तो ये वाली लूप स्टेटमेंट चलेगी नहीं चलेगी। हम लोग आ गए x ऑफ 3 के ऊपर, सॉरी x ऑफ 2 के ऊपर, x ऑफ 2 इज़ 22 इज़ ग्रेटर देन मैक्स और मैक्सिमम के अंदर पड़ा है 5। सो हमारे पास क्या हुआ, मैक्सिमम के अंदर अब आ चुका है 22, फिर आगे चेक होगा, फिर आगे चेक होगा, और अगर मैं यही साथ साथ प्रिंट करता रहूँ कि अभी मैक्सिमम के अंदर क्या है, अभी मैक्सिमम के अंदर क्या है। सो हम लोग करते हैं कि जब ये वैल्यू, जब भी मैक्सिमम की वैल्यू चेंज होगी हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम को करते हैं रन। ओहो क्या करते हैं भाई आप लोग, इंटर द स्टूडेंट मार्क्स मैंने इंटर किया, जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी है वही इंटर करते हैं हम लोग, 5 2 22 4 या 3 या 3। सो हुआ क्या मेरे पास, सी इन किया, उसके बाद आ गया मैं यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ आई, सी आउट मैक्स। जब इस लूप में आए तो सबसे पहले हमारे पास इसने क्या किया, ये हम लोग थोड़ा सा न्यू लाइन में प्रिंट करते हैं ताकि हमें पता चले कि खिचड़ी क्या पक रही है। ये
अब देखते हैं, अब क्योंकि ये वाली कंडीशन इसके अंदर है इसलिए जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारे पास प्रिंट होगा। हम लोग चाहते हैं नहीं भाई, हर बार जितनी बार लूप चले ये वैल्यू प्रिंट हो। करते हैं रन, वैल्यूज़ इंटर की मैंने 5 2 22 4 एंड 4। हुआ क्या, सबसे पहले मैक्सिमम के अंदर पड़ा हुआ था 0, जब 0 5 के साथ कंपेयर हुआ तो मैक्सिमम के अंदर आ गया 5। अगली बार लूप चला तो मैक्सिमम की वैल्यू 5 ही रही। देन हमारे पास आ गया 22, तो मैक्सिमम के अंदर क्या आ गया 22। फिर जब इस अल्ट्रेशन पे पहुंचे तो ये अल्ट्रेशन थी फॉल्स तो 22 रहा। जब इस अल्ट्रेशन पे पहुंचे तब भी हमारे पास मैक्सिमम की वैल्यू 22 रही। इस तरह से हम लोग एरे के अंदर से मैक्सिमम नंबर फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम नंबर फाइंड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर एरे के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो वो फाइंड करें। तो मैं कहता हूँ इफ़ एक्स ऑफ आई इस नेगेटिव नंबर फाइंड करने की हमारे पास क्या पहचान है, इस लेस देन ज़ीरो। अगर एक्स ऑफ आई इज़ लेस देन ज़ीरो है तो वो किसी और जगह स्टोर कर दें आप, और अगर वो ज़ीरो से बड़ा है तो किसी और जगह स्टोर कर दें। यानी कि मैं चाहता हूँ कि एरे के नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स को सेपरेट करूँ। सो मैं उसके लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ, 2 एरे और बनाऊँगा, उसको इसके साथ यूज़ कर सकता हूँ। ये टास्क आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। एरे को सम करके दिखा दिया, एवरेज करके दिखा दिया, एरे के नंबर्स को एक्सेस करके दिखा दिया। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी अबाउट एरे। जो नेक्स्ट सेशन है इसी का पार्ट 2, उसके अंदर हम लोग देखेंगे अबाउट 2D एरे कि 2 डायमेंशनल एरे क्या होती हैं और हम लोग उसे किस तरह से यूज़ करते हैं। और देन फिर इंशाल्लाह हम लोग मूव ऑन करेंगे टुवर्ड पॉइंटर्स, और पॉइंटर के साथ एरे को देखेंगे और इस तरह से हम लोग इसे कंटिन्यू रखेंगे। सो बहुत बेसिक सी लैब थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट दिस लैब इन लाइव सेशन। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, अपनी नेक्स्ट लैब के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।